हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करता हूँ मैं एक नया वीडियो। लूसेंट जो हमने स्टार्ट किया था उसके 2-3 वीडियो हो चुके हैं और हमने अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत कर दी थी। अब इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आगे। ठीक है, कैलकाटा तक अपने देख लिया था हम लोगों ने कि कैलकाटा में कैसे शुरुआत हुई थी, और फिर धीरे धीरे जो है मैं थोड़ा सा कलर वलर चेंज कर लेता हूँ, या ठीक है ब्लैक रख लेते हैं अपन, बाद में फिर चेंज कर लेंगे। देखिए, हुआ ये था कि मैंने आपको बताया था कि कैसे कैलकाटा जो आज का कोलकाता है उस टाइम जो है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो देखिए, हुआ ये था, कहानी छोटी सी है, कम शब्दों में बताता हूँ मैं आपको कि 1690 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई की तैयारी के लिए कैलकाटा को छोड़ दिया। ठीक है, और क्या हुआ उसके बाद कि कंपनी के सिग्नेटरी यानी कि सैनिक एक किला बना रहे थे, लेकिन उनको सिराजुद्दौला ने आके अटैक कर दिया। और उसी घटना को अपन ब्लैक होल ट्रेजेडी से जानते हैं कि उसने क्या किया था, एक छोटे से कमरे में बहुत सारे सैनिक को बंद कर लिया था। ठीक है, बहुत सारे सैनिक को बंद कर लिया था, और फिर धीरे धीरे उसमें सारे सैनिकों की मौत हो गई, बहुत कम बच पाए थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि सिराजुद्दौला से जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग डरने लगे थे, और वो पूरे शहर को छोड़ के बाहर जो है, बाहर उन्होंने एक गांव जो है सूतनती, जिसको हम जानते हैं गोविंदपुर, कालीकता। देखिए क्या था, 3 गांव था, गोविंदपुर, कालीकता और सूतनती। ये 3 गांव की जमींदारी जो है ब्रिटिशर्स ने बहुत प्यार मोहब्बत से हाथ जोड़ के ले ली थी। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इन तीनों गांव पे अपना कब्जा जमाने लगे, और कब्जा जमाते जमाते फिर बाद में उसने क्या किया, उसी को कोलकाता या कैलकाटा नाम से उसको प्रसिद्ध कर दिया, और बाद में फिर यही क्या बन गया, कोलकाता बन गया। ठीक है, तो ये हो गई कलकत्ता की पूरी स्टोरी, ये आपने देख लिया। ठीक, बाद में 1700 ईस्वी में इसी को फोर्ट विलियम बनाया गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं अपन। चलिए एक सेकेंड। In 1694, the British Parliament passed a resolution giving equal rights to all Englishmen to trade in the East। यानी क्या हुआ कि 1694 तक जो है अच्छा खासा इनको क्या मिल गया था, राइट मिल गया था कि अब आप जो है आराम से काम करिए और आपको पूरी छूट दी जाती है 1694 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अ न्यू राइवल कंपनी नोन एज इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज वाज फॉर्म्ड इन 1698, और 1698 में इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नाम से कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। देखिए आगे फिर क्या हुआ था, एक सेकेंड। द फाइनल एमलगमेशन ऑफ द कंपनी केम इन 1708। फिर लास्ट में क्या हुआ, 1708 में फाइनल एमलगमेशन आया। 1708 में क्या हुआ, फाइनल एमलगमेशन आया, किस टाइटल से, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। और इस कंपनी ने 1858 तक अपना काम किया, कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक पूरा हुआ, और आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए सरफराज खान जो है, अब चलिए हम लोग फ्रेंच को देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया है, ये हम लोग अभी डिटेल में जाएंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अभी हम लोग शॉर्ट में देखते हैं, और फिर बाद में डिटेल में भी जाएंगे और बाकी चीज़ों को भी देखेंगे। तो अब फ्रेंच देख लेते हैं। देखिए फ्रेंच में क्या हुआ था, जो पहली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो स्टार्ट हुई थी कॉलबर्ट के द्वारा। क्या नाम था, कॉलबर्ट, और ये 1664 में हुआ था। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड एट सूरत, और पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी सूरत में। कहाँ हुई थी, सूरत में हुई थी। ठीक है, और ईस्वी अगर पूछ ले तो ईस्वी क्या था, 1668 में पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, सूरत में, और 1664 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, क्लियर।
और मसूलीपट्टनम में जो हुआ था वो हुआ था 1669 में। मसूलीपट्टनम में कहाँ हुआ था? 1669 में। द फ्रेंच पावर इन इंडिया वॉज रिवाइव अंडर लिनियोर एंड दुमास। जो ये दो गवर्नर थे, लिनियोर और दुमास, इन दोनों के अंडर में ही जो है फ्रेंच पावर इंडिया में अपने पूरे चरम पे पहुंची। और 1720 और 1742 के बीच में इन्होंने जो है माहे, मालाबार में एक जगह है माहे, और यनम कोरोमंडल में है, और कारिकल तमिलनाडु में है। यहाँ इन 3 जगहों पर मेनली जो है इन्होंने अपना शासन या ये कहे अपना कार्य स्थापित किया था। द अराइवल ऑफ डुप्ले एज फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया सॉ द बिगिनिंग ऑफ एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, कार्नेटिक वार रिजल्टिंग इन देयर फाइनल डिफीट। तो देखिए जो डुप्ले था, इसको डुप्लेक्स मत पढ़िएगा, ये डुप्ले है, और ये सबसे मेन था, फ्रेंच का सबसे मेन गवर्नर था, जो कि इसी के वजह से फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में जो तनातनी हुई थी उसका मेन जिम्मेदार जो था वो था डुप्ले। और ये बहुत ताकतवर भी था। जैसे इंग्लैंड में था लॉर्ड क्लाइव, वैसे फ्रेंच में था डुप्ले, ठीक है। और डुप्ले अगर रह जाता तो आज जैसे हम ब्रिटिशर्स को मानते हैं कि उसने अपनी कॉलोनी इंडिया में स्थापित की या इंडिया में इतने सालों तक राज किया, अगर डुप्ले रह जाता तो 100% था कि फ्रेंच भी जो है इंडिया पे राज कर सकता था। वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स का नाम हम देखते हैं वहाँ पे हो सकता है कि फ्रेंच का नाम होता, ठीक है। तो डुप्ले इतना पावरफुल था लॉर्ड क्लाइव के जैसे। एन इंस्टेंस ऑफ एंग्लो फ्रेंच। अब देखिए एंग्लो फ्रेंच राइवलरी बहुत फेमस है। 3 राइवलरी टोटल लड़ाइयाँ जो हुई थी, फर्स्ट एंग्लो, सेकेंड एंग्लो, और उसके बाद जो हुआ था थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार। देखिए फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार जो हुआ था 1746 से लेकर 48 तक, ठीक है। 1746 से लेकर 1748 तक। और इसके बाद जो था ये वॉर एंड हुआ, और ये कार्नेटिक वार भी इसको कहते हैं। और ये जो वार था ये मद्रास में सेंट थॉमस बैटल के नाम से जाना जाता है। और ये नवाब ऑफ कार्नेटिक आर्मी ये डिफीटेड बाय फ्रेंच आर्मी ने हरा दिया था डुप्ले के अंडर में। और ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल साइन हुआ 1748 में, 1748 में। और ये जो है एंडेड द वार ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन द फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार, ठीक है। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, इसको ऐसे याद रखिएगा, एक्स को बोला गया कि ला चप्पल, ठीक है, एक्स ला चप्पल। 1748 में पहली ट्रीटी। दूसरी जो एंग्लो फ्रेंच वार हुई थी वो 1749 से 54 तक। इसमें डुप्ले अलाइंड विथ मुजफ्फर जंग जो था वो हैदराबाद का था। देखिए इसका अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, अगर उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, तीनों इंडिया फ्रेंच राइवलरी के बारे में या तीनों एंग्लो फ्रेंच वार के बारे में, तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए अलग से बनाएंगे, अभी सिंपल बेसिक्स देख लेते हैं, ठीक है। डिटेल में देखेंगे अलग से एक वीडियो में। तो ट्रीटी ऑफ सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार हुआ था 1749 से 54 में, ठीक है। और इसमें डुप्ले मुजफ्फर जंग के साथ मिल गया था, और चंदा साहिब जो कि कार्नेटिक या और आरकोट में, ये तीनों एक साथ थे। और इसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव बाद में आया, उसने क्या गेम खेला था मैं आपको बताऊंगा अलग से वीडियो में। रॉबर्ट क्लाइव की इसमें जीत हुई थी, बहुत चालाकी से इसने काम किया था, और इस जीत के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बहुत शाबाशी और बहुत एक्कोलेट्स भी मिले थे। इसके बाद हुआ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, जिसको ट्रीटी बाय गोदेहू भी कहते हैं। और इसमें क्या हुआ कि डुप्ले को बुला लिया गया कि भाई तुम बहुत दिमाग लगा लिए, अब तुम वापस आ जाओ। और उसने नए जो फ्रेंच गवर्नर थे उसको यहाँ भेज दिया, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी या गोदेहू के जगह पे डुप्ले को हटा दिया गया, ठीक। 1754 में इसका एंड हो गया। इसके बाद थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार जो हुआ था 1758 से 63 में, तो जो फ्रेंच के गवर्नर आए थे काउंट डी लैली, इसने क्या किया, फोर्ट सेंट डेविड इस पर कब्जा किया। लेकिन बाद में
फ्रेंच को डिफीट कर दिया गया। बैटल ऑफ वेंडीवास, ये एकदम कान में रख लीजिएगा, बैटल ऑफ वेंडीवास बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डिसीजिव डिफीट था, मतलब इसके बाद फ्रेंच का बोरिया बिस्तर बंध गया और वो अपना सारा सामान लेके पहुंच गए वापस फ्रांस। ठीक है, और इसके बाद एकदम एक छत्र राज हो गया ब्रिटिशर्स का इंडिया में। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में हुआ था और ये तीसरा और फाइनल एंग्लो फ्रेंच वार था। इसके बाद कोई लड़ाई नहीं हुई और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने पूरा साम्राज्य भारत में फैला लिया। पौंडीचेरी रिटर्न कर दिया गया इस ट्रीटी के अनुसार कि भैया ठीक है पौंडीचेरी तुमको दे देते हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना यहाँ ट्रेडिंग करोगे और आप भी कुछ फोर्टिफाई नहीं कर सकते कि आप अपने किसी भी बिल्डिंग वगैरह को बना के उस पर कब्जा कर लिए, ये चीज़ नहीं करोगे, आप ट्रेडिंग करते रहो, बस ये अधिकार आपको मिला है। तो ऐसा ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत फ्रेंच को दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया फ्रेंच वार। अब अपन बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, और ये देखेंगे अपन बंगाल, मैसूर और पंजाब की किस तरह से इन्होंने बंगाल, मैसूर, पंजाब, मराठा इन सब से लड़के और सारा साम्राज्य जो है अपने अंडर कैसे किया था, और फिर मुगल का धीरे धीरे कैसे समापन हो गया, बाद में सिर्फ ब्रिटिशर्स रह गए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे के जो चैप्टर्स हैं, आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे। चलिए, थैंक यू।